क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की एक पतली सी पट्टी मतलब एक स्ट्रेट दुनिया के ऑयल ट्रेड का लगभग 30% कंट्रोल कर सकती है? या फिर कैसे हमारे पहाड़ों की खूबसूरती ही उनके लिए खतरा बन सकती है? वेलकम। आज हम कुछ ऐसे ही फैसिनेटिंग कनेक्शंस एक्सप्लोर करेंगे ज्योग्राफी और ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच। बेसिकली कुछ जरूरी यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस के आंसर्स को हम एक साथ समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज हमारा मिशन है 5 की एरियाज को समझना जहां टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विसेज जैसे ट्रेड और टूरिज्म ज्योग्राफी से मिलते हैं। हाँ, तो क्या क्या देखेंगे हम? हमारा आज का लर्निंग मैप है। पहले स्ट्रेट्स और इस्थमस की इंटरनेशनल ट्रेड में क्या अहमियत है, फिर माउंटेन इकोसिस्टम्स को डेवलपमेंट और टूरिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट से कैसे बचाया जाए, कैसे रिस्टोर किया जाए। अच्छा। उसके बाद भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम IRNSS यानी नविक की जरूरत और फायदे। ओ, नेविक। हाँ। नेक्स्ट, भारत में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की समस्याएं और संभावनाएं। प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है। और आखिर में हिमालयन स्टेट्स में टूरिज्म की वजह से इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी की जो लिमिट्स हैं उन पर एक क्रिटिकल नजर डालेंगे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लोरेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस। ओके, तो सबसे पहले ये सवाल देखते हैं। हाँ। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड isthmus इन इंटरनेशनल ट्रेड। 2022। ब्रॉड माइक्रो थीम, फिजिकल ज्योग्राफी, टर्शरी सेक्टर। तो ये होते क्या है? देखिए, स्ट्रेट एक प्राकृतिक संकरा जलमार्ग होता है जो दो बड़े पानी के निकायों जैसे समंदर या महासागरों को जोड़ता है। अच्छा, पानी का रास्ता। हाँ, और इस्थमस एक संकरी जमीन की पट्टी होती है जो दो बड़े जमीनी हिस्सों को जोड़ती है और उसके दोनों तरफ पानी होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये शॉर्टकट्स हैं। एग्जैक्टली। और इन शॉर्टकट्स की अहमियत बहुत ज्यादा है, खासकर ट्रेड में। पहले स्ट्रेट्स की बात करते हैं। मैरीटाइम कनेक्टिविटी, ये शिपिंग रूट्स को काफी छोटा और सस्ता बनाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। सोचिए, दुनिया भर के जहाजों के लिए एक हाईवे जैसा। कितना फ्यूल और टाइम बचता होगा। बिल्कुल, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जबरदस्त है। हाँ, कितना ट्रेड इन पर निर्भर करता है। UNCTAD के हिसाब से 2023 में ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड 12.3 बिलियन टन तक पहुंच गया था। इसमें स्ट्रेट्स का बहुत बड़ा रोल है। सही कहा। स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स, क्योंकि ये संकरे रास्ते हैं, ये स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स बन जाते हैं। मतलब इन पर कंट्रोल का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड पर स्ट्रेटेजिक दबदबा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखिए, दुनिया का लगभग 30% सीबोन ऑयल ट्रेड यहीं से गुजरता है। बाप रे, 30%। हाँ, और अभी हाल ही में रेड सी में जो डिस्ट्रप्शंस हुई, उससे दिखा कि इन जगहों पर दिक्कत होने से शिपिंग कॉस्ट कैसे 3 गुना तक बढ़ सकते हैं और पोटेंशियल ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस 14.5 ट्रिलियन तक का हो सकता था। मतलब बहुत सीरियस मामला है। और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी कंसर्न्स। इन इलाकों में पायरेसी यानी समुद्री डकैती का भी खतरा रहता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में। इससे सालाना करीब 3-4 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। और फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस का असर तो सीधा ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर पड़ता है। सही है। अब बात करते हैं इस्थमस की। हाँ। लैंड ब्रिज फंक्शन। वैसे तो इस्थमस जमीन को जोड़ता है, लेकिन ट्रेड में इसका बड़ा रोल तब आता है जब इंसान इसके आर पार कोई कैनाल बना दे, जैसे कि पैनामा कैनाल जो पैनामा इस्थमस के आर पार बनाया गया है। हाँ हाँ, वो तो बहुत फेमस है। बिल्कुल। इससे अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस के बीच समुद्री सफर लगभग 7,000 नॉटिकल माइल्स कम हो जाता है। सोचिए कितना टाइम और फ्यूल बचता है। ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी झील के चारों ओर घूमने के बजाय उसके ऊपर एक पुल बना दिया जाए। सही एनालॉजी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन रास्तों की अहमियत की वजह से देश ऑल्टरनेटिव रूट्स भी बना रहे हैं, जैसे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। मतलब नए रास्ते भी बन रहे हैं ताकि एक ही जगह पर निर्भरता कम हो। अच्छा, बैकअप प्लान जैसा। हाँ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जाहिर है, रास्ते छोटे होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और टाइम दोनों कम होते हैं, और इन स्ट्रेट्स और कैनाल्स के आसपास बड़े ट्रेड हब्स और इकोनॉमिक जोन्स बन जाते हैं। इंटरेस्टिंग। अब इस पर कुछ सोचने वाले सवाल जरा सोचिए। एक, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा कोई बड़ा चोक पॉइंट बंद हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी पर तुरंत क्या असर पड़ सकता है आपके हिसाब से? क्विक हिंट, इससे सप्लाई चेन्स खासकर ऑयल की तुरंत डिसरप्ट हो सकती हैं। फ्यूल और बाकी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और शायद ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आ जाए। समझे? हाँ बिल्कुल। 2, मलक्का जैसे स्ट्रेट्स में पायरेसी कम करने के लिए देश मिलकर क्या प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं? कोई आइडिया? क्विक हिंट, शायद बेहतर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड नेवल पेट्रोल्स, एडवांस्ड सर्वेलेंस टेक जैसे सैटेलाइट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल, और पायरेसी के जो मूल कारण है उन्हें एड्रेस करना। कलेक्टिव सिक्योरिटी जरूरी है, याद रखना। सही है। 3, क्लाइमेट चेंज भविष्य में इन प्राकृतिक जलमार्गों को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्विक हिंट, देखिए, सी लेवल बढ़ने से कुछ स्ट्रेट्स शायद चौड़े हो जाए जिससे नेविगेशन आसान हो, लेकिन ज्यादा तूफान आने से नेविगेशन कहीं ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, तो असर मिला जुला हो सकता है। तो एक पल रुक कर सोचिए कि ये छोटी सी ज्योग्राफिकल फीचर्स हमारी ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को कैसे शेप करती हैं। थिंक। इन शॉर्ट, स्ट्रेट्स और इस्थमस इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन जैसे हैं। कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, इकोनॉमी चलाते हैं, लेकिन इनके साथ स्ट्रेटेजिक रिस्क्स और सिक्योरिटी चैलेंजेस भी जुड़े हैं। बहुत जरूरी ज्योग्राफी। रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है।
हमारे पहाड़, खासकर इंडियन हिमालयाज, इकोलॉजिकली बहुत नाजुक है, फ्रेजाइल है। अनप्लान्ड डेवलपमेंट जैसे बिना सोचे समझे होटल और सड़कें बनाना और बहुत ज्यादा टूरिज्म, जिसे ओवर टूरिज्म भी कहते हैं, उनसे बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। उनके इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, एक हरी भरी ढलान बहुत ज्यादा पैरों के निशान पड़ने से बंजर हो जाए। हाँ, दुखद है। तो रेस्टोरेशन के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए एक मल्टीफैसेटेड अप्रोच चाहिए। कुछ मेजर्स देखते हैं। इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट, हमें सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM जैसे प्रोग्राम्स में लोकल कम्युनिटीज को शामिल करना जरूरी है। और हाँ, नेटिव प्रजाति के पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में काफी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन देखा गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 60% से ज्यादा फॉरेस्ट एरियाज में डिप्लीटेड क्राउन कवर है। हमें असली जंगलों को वापस बढ़ने में मदद करनी होगी। अच्छा, मतलब लोकल पेड़ पौधे। हाँ, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा। इसका मतलब है विजिटर्स की संख्या कंट्रोल करना, नुकसान रोकने के लिए तय रास्ते यानी डेसिग्नेटेड ट्रेल्स बनाना, और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, सोलर पावर, सही वेस्ट मैनेजमेंट डेवलप करना, और सबसे जरूरी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स की कैरिंग कैपेसिटी का पता लगाना। मतलब कोई जगह बिना नुकसान के कितने विजिटर्स को संभाल सकती है। लिमिट्स लगानी जरूरी है। कैरिंग कैपेसिटी, हाँ, ये जरूरी है। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, मिशन बेस्ड अप्रोच, सरकार के स्पेसिफिक मिशंस हैं, जैसे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम NMPSHE और नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज NMHS। इनको ग्रीन इंडिया मिशन जैसी कोशिशों के साथ जोड़ने से फॉरेस्ट कवर बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। ये वन पंचायत और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज जैसी संस्थाओं के जरिए हो सकता है। उनकी ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज का सम्मान करना और इस्तेमाल करना कंजर्वेशन के लिए बहुत कीमती है। हाँ, उनका ज्ञान तो इनवैल्यूएबल होता है। बिल्कुल, और उन्हें ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस देने से नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव भी कम होता है। सोचिए, एक गांव की कम्युनिटी अपनी ट्रेडिशनल विजडम से किसी पवित्र जंगल की रक्षा कर रही हो, वो अक्सर सबसे अच्छे रक्षक होते हैं। सही कहा। टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन सॉल्यूशंस, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है। सैटेलाइट इमेजरी और GIS मैपिंग से रियल टाइम में बदलाव मॉनिटर किए जा सकते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन या ग्लेशियर मेल्ट। टेक्नोलॉजी से नेचुरल डिजास्टर्स जैसे लैंडस्लाइड्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने में भी मदद मिलती है। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खास ग्रीन बिल्डिंग कोड्स अपनाने होंगे जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम करें। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना जरूरी है। और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बायो रिमीडिएशन जैसी इनोवेटिव टेक्निक्स, जिसमें पोल्यूशन साफ करने के लिए नेचुरल ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है, यूज की जा सकती हैं, जैसा पुणे के ओशो तीर्थ पार्क में सफलतापूर्वक किया गया। कूल है ना? हाँ, ये तो काफी इनोवेटिव है। अच्छा, अब इस पर थोड़ा सोचते हैं। जरा सोचिए, 1. सस्टेनेबल टूरिज्म लागू करना क्यों जरूरी है, भले ही इससे शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू थोड़ा कम हो जाए। लॉन्ग टर्म में क्यों सोचें? क्विक हिंट, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को सुनिश्चित करता है, जो फ्यूचर टूरिज्म और लोकल लोगों की भलाई का आधार है। शॉर्ट टर्म फायदे के लिए एसिड को ही डिस्ट्रॉय कर देना समझदारी नहीं है, समझे? बिल्कुल सही। 2. लोकल कम्युनिटीज को कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स में शामिल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? उनका रोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्विक हिंट, उनके पास लोकल इकोसिस्टम के बारे में इनवैल्यूएबल ट्रेडिशनल नॉलेज होता है और उनकी एक्टिव भागीदारी से ओनरशिप की भावना आती है, जिससे कंजर्वेशन एफर्ट्स ज्यादा इफेक्टिव और सस्टेनेबल बनते हैं। हाँ, ओनरशिप वाली बात सही है। 3. GIS और सैटेलाइट इमेजरी जैसी टेक्नोलॉजी रेस्टोरेशन एफर्ट्स में स्पेसिफिक रूप से कैसे मदद कर सकती है? टेक कैसे मदद करता है? क्विक हिंट, ये डिफॉरेस्टेशन को एक्यूरेटली ट्रैक करने, लैंडस्लाइड के हाई रिस्क वाले एरियाज पहचानने, रीफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस मॉनिटर करने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ज्यादा सस्टेनेबली प्लान करने में मदद करती है। बेसिकली ये हमें लैंडस्केप मैनेज करने के लिए बेहतर आंखें देती है। ठीक है। जरा इन नाजुक पहाड़ी क्षेत्रों में डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच जरूरी संतुलन के बारे में सोचिए। थिंक। इन शॉर्ट, पहाड़ी इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए एक मिली-जुली स्ट्रैटेजी चाहिए। साइंटिफिक रेस्टोरेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म के नियम, लोकल लोगों को साथ लेना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। सिम्बकम लेक इको रेस्टोरेशन जैसी सक्सेस स्टोरीज दिखाती हैं कि कमिटमेंट और प्लानिंग से यह संभव है। नीड फॉर IRNSS, नाविक। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की और खास तौर पर भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम की। Why is the Indian Regional Navigational Satellite System, IRNSS, needed? How does it help in navigation? 2018 Broad Micro Theme, Indian Geography Tertiary Sector. IRNS, जिसे हम सब नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन के नाम से ज्यादा जानते हैं, ये भारत का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। इसे GPS जैसा समझिए, पर मेड इन इंडिया फॉर इंडिया। तो भारत को अपना सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए जानते हैं। हाँ, इसके पीछे मजबूत स्ट्रेटेजिक और प्रैक्टिकल कारण है। स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, सबसे जरूरी कारण है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। किसी कॉन्फ्लिक्ट या इमरजेंसी के वक्त US के GPS जैसे विदेशी सिस्टम्स पर निर्भर रहना
रिस्की हो सकता है, एक्सेस बंद किया जा सकता है या डिग्रेड किया जा सकता है। हाँ, ये तो है। नाविक ये सुनिश्चित करता है कि भारत के पास अपनी सीमा में हर समय रिलायबल पोजिशनिंग सर्विसेज का गारंटीड एक्सेस हो, खासकर डिफेंस फोर्सेस के लिए। ये अपना खुद का मैप और कंपस रखने जैसा है, उधार मांगने के बजाय, खासकर जब सबसे ज्यादा जरूरत हो। सेल्फ रिलायंस जरूरी है। बिल्कुल। रीजनल कवरेज नाविक को खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास के लगभग 1500 किलोमीटर के रीजन को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये फोकस कवरेज इसे इस खास एरिया में ग्लोबल सिस्टम्स की तुलना में बेहतर एक्यूरेसी और सिग्नल रिलायबिलिटी देने में मदद करता है। ये हमारे पड़ोस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अच्छा, मतलब लोकल फोकस का फायदा। हाँ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स नाविक को डेवलप करने से, जिसका शुरुआती इन्वेस्टमेंट लगभग 2246 करोड़ रुपए था, भारत की खास जरूरतों के लिए डेडिकेटेड सर्विसेज मिलती हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कई सेक्टर्स को सपोर्ट करता है और आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी सपोर्ट करता है। और ये नेविगेशन में कैसे हेल्प करता है? कुछ बहुत कूल तरीकों से। पोजिशनिंग सर्विसेज नाविक अपने प्राइमरी सर्विस एरिया में 20 मीटर से बेहतर पोजीशन एक्यूरेसी देता है। इससे कई सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग संभव होती है। ये ज्यादातर रोजमर्रा के कामों के लिए काफी एक्यूरेट है। हाँ, काफी है। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एक बहुत जरूरी एप्लीकेशन है। नाविक सटीक लोकेशन इंफॉर्मेशन देता है, जिससे प्रभावित आबादी तक वार्निंग्स जैसे साइक्लोन या सुनामी की ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद मिलती है। ये डैमेज असेसमेंट और रिलीफ ऑपरेशंस में भी मदद करता है, रेस्क्यू टीम्स के लिए सही लोकेशन बताकर। इससे जानें बचाई जा सकती हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस, ये व्हीकल ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है, जिससे लॉजिस्टिक्स ज्यादा एफिशिएंट बनते हैं। ये मैरीटाइम नेविगेशन में शिप्स और फिशिंग बोट्स के लिए सेफ्टी बढ़ाता है और एविएशन में भी पोटेंशियली मदद करता है। मछुआरे उदाहरण के लिए नाविक एनेबल्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल करके सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सकते हैं और मौसम या फिशिंग जोन्स के बारे में अलर्ट्स पा सकते हैं। अच्छा, मिलिट्री एप्लीकेशंस, जाहिर है आर्म्ड फोर्सेस के लिए नाविक नेविगेशन, ट्रूप मूवमेंट और हथियारों के प्रिसाइज टारगेटिंग के लिए क्रूशल कैपेबिलिटीज देता है, वो भी बिना विदेशी सिस्टम्स पर निर्भर हुए। नाविक की सफल डिप्लॉयमेंट, जिसमें अभी 8 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की एडवांस कैपेबिलिटीज को दिखाता है। ये भारत को यूएस जीपीएस, रशिया ग्लोनास, यूरोप गैलीलियो और चीन बेडू जैसे चुनिंदा देशों के समूह में रखता है, जिनके पास अपने ऑपरेशनल नेविगेशन सिस्टम्स है। एक बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल। अब नाविक पर कुछ सोचने वाले सवाल। 1. स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत जैसे देश के लिए अपना नेविगेशन सिस्टम होना इतना जरूरी क्यों है? इंडिपेंडेंस यहाँ क्यों जरूरी है? क्विक हिंट, क्रिटिकल समय जैसे कॉन्फ्लिक्ट में विदेशी सिस्टम्स पर निर्भरता रिस्की है, क्योंकि एक्सेस गारंटीड नहीं है। अपना सिस्टम होने से नेशनल सिक्योरिटी और जरूरी सेवाओं के लिए कंट्रोल, अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी सुनिश्चित रहती है। सही बात है। तो नाविक का रीजनल फोकस जीपीएस जैसे ग्लोबल सिस्टम से कैसे अलग है और इसका भारत के लिए मुख्य फायदा क्या है? रीजनल वर्सेस ग्लोबल का क्या फायदा? क्विक हिंट, रीजन फोकस होने का मतलब है कि नाविक के सिग्नल्स भारत के अंदर ग्लोबल सिस्टम्स की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पोटेंशियली ज्यादा एक्यूरेट हैं। ये यहाँ की लोकल ज्योग्राफी और यूजर नीड्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अच्छा, हाँ। 3. सिर्फ नेविगेशन के अलावा भविष्य में नाविक के और क्या पोटेंशियल एप्लीकेशंस हो सकते हैं? सोचिए, और क्या हो सकता है? क्विक हिंट, पोटेंशियल इस्तेमाल में प्रिसिजन एग्रीकल्चर, खेतों में सही जगह पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, फाइनेंशियल नेटवर्क्स और पावर ग्रिड्स के लिए प्रिसाइज टाइमिंग सिग्नल्स देना, साइंटिफिक रिसर्च के लिए एटमॉस्फेरिक स्टडीज और शायद भविष्य में ऑटोनोमस व्हीकल्स में भी मदद करना शामिल हो सकता है। अरे वाह, काफी संभावनाएं हैं। चलिए इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डोमेन में आत्मनिर्भरता की इस उपलब्धि पर थोड़ा विचार करें। इन शॉर्ट, IRNSS भारत को नेविगेशन में स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस देता है, बेहतर रीजनल एक्यूरेसी देता है और डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री तक कई क्रिटिकल एरियाज में मदद करता है। एकदम आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। चलिए अब हम ट्रांसपोर्ट के एक और मोड पर फोकस करते हैं, हमारी नदियों और नहरों का इस्तेमाल, जिसे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट या IWT कहते हैं। Enumerate the problems and prospects of inland water transport in India. 2016 ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन ज्योग्राफी, टर्शरी सेक्टर। भारत में नदियों का जाल काफी बड़ा है। नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 ने 111 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज घोषित किया, जो पोटेंशियली 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हैं। अरे वाह, ये तो जबरदस्त पोटेंशियल है। IWT को आमतौर पर कॉस्ट इफेक्टिव और रोड ट्रांसपोर्ट से ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है, खासकर भारी बल्क सामान के लिए। अच्छी संभावनाएं भी। चलिए दोनों पहलुओं को देखते हैं। हाँ, पहले प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। फर्स्ट, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस देखते हैं। फिजिकल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। सीजनल फ्लक्चुएशंस, नदियों में पानी का लेवल साल भर काफी बदलता रहता है, मानसून में ज्यादा, गर्मियों में कम। इससे नेविगेशन मुश्किल हो जाता है, खासकर बड़े जहाजों के लिए, जिन्हें एक निश्चित गहराई, जिसे ड्राफ्ट कहते हैं, चाहिए। कंसिस्टेंट नेविगेबिलिटी एक चैलेंज है। हाँ, पानी कभी कम कभी ज्यादा। सिल्टेशन,
नदियां अपने साथ काफ़ी सिल्ट बारीक मिट्टी लाती हैं जो नदी के तल पर जमा हो जाती है। इससे वाटरवे की गहराई कम हो जाती है और चैनल्स को नेविगेबल रखने के लिए रेगुलर महंगी ड्रेजिंग सिल्ट हटाना करनी पड़ती है। ये एक लगातार चलने वाली मेंटेनेंस की सरदर्दी है। ओहो, ये तो दिक्कत है। टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामान की एफिशिएंट लोडिंग अनलोडिंग के लिए मॉडर्न टर्मिनल्स की कमी है और वाटरवेज की रोड रेल नेटवर्क से कनेक्टिविटी लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट के लिए अभी भी कमजोर है। हाँ, मतलब टर्मिनल से आगे कैसे जाएगा सामान? बिल्कुल। नेविगेशन एड्स, कई हिस्सों में रात में नेविगेशन के लिए सुविधाओं और मॉडर्न वेसल ट्रैकिंग सिस्टम्स जैसे AIS की कमी है, जिससे ऑपरेशंस दिन तक सीमित रहते हैं और सेफ्टी भी प्रभावित होती है। फ्लीट मॉडर्नाइजेशन, मौजूदा IWT फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा पुराने कम एफिशिएंट वेसल्स का है। मॉडर्न स्पेशलाइज्ड बार्जेस और शिप्स की जरूरत है। इकोनॉमिक एंड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वाटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेजिंग, टर्मिनल्स, लॉक्स, नेविगेशन एड्स डेवलप करने में शुरुआत में काफी इन्वेस्टमेंट लगता है। लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन, सरकारी कोशिशों के बावजूद IWT में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट अभी भी एस्टैब्लिश्ड रोड और रेल सेक्टर्स की तुलना में काफी कम है। कंपटीशन, IWT को अच्छी तरह से स्थापित रोड और रेल नेटवर्क से कड़ा मुकाबला मिलता है, जो अक्सर ज्यादा तेज ट्रांजिट टाइम और कई तरह के कार्गो के लिए बेहतर डोर टू डोर कनेक्टिविटी देते हैं। कंपटीशन तो है, लेकिन सिर्फ चैलेंजेस ही नहीं है, प्रोस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज भी है। यही सब याद रहे तो क्या बोलते हैं, सुपर। चलिए ब्राइट साइड देखते हैं। हाँ, प्रोस्पेक्ट्स भी काफी हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट, IWT रोड या रेल ट्रांसपोर्ट से काफी सस्ता पड़ता है, खासकर बल्क कमोडिटीज जैसे कोयला, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, अनाज को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए। हाल के आंकड़े बढ़ते कार्गो मूवमेंट 2024-25 में लगभग 145.5 मिलियन टन दिखा रहे हैं, जो बढ़ते इस्तेमाल का संकेत है। अच्छा, सस्ता है, ये तो बड़ा फायदा है। बल्क कार्गो मूवमेंट, ये बड़ी मात्रा में भारी सामान जो कुल IWT कार्गो का लगभग 68% है, ले जाने के लिए एकदम सही है। इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल लाने ले जाने के लिए परफेक्ट है। गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकार सागरमाला प्रोग्राम जैसी पहलों के जरिए IWT को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और इनलैंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों में लगभग 50,000 करोड़ का अनुमान की योजना बना रही है। पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स, जलवाहक स्कीम, ये कार्गो ओनर्स को इंसेंटिव्स जैसे वेसल चार्जेस पर 35% की छूट देती है, जो कुछ सामान रोड रेल से वाटरवेज पर शिफ्ट करते हैं। अच्छा पुश है। हाँ, इंसेंटिव से फर्क पड़ता है। टोनेक्स टैक्स बेनिफिट्स, नए मॉडर्न इनलैंड वेसल्स खरीदने को एनकरेज करने के लिए टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जिससे फ्लीट मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, IWT का कार्बन एमिशन पर टन किलोमीटर रोड ट्रांसपोर्ट की तुलना में कम है, जो इसे ज्यादा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स ऑप्शन बनाता है। टेक्नोलॉजी अपनाना, जैसे बेहतर ड्रेजिंग टेक्निक्स और नेविगेशन सिस्टम्स, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना। गंगा नदी पर चल रहा जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट इसकी पोटेंशियल दिखाता है। ओके, अब IWT पर कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले सवाल। 1. अगर IWT इतना कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली है, तो इसे अभी भी रोड और रेल से इतना कड़ा मुकाबला क्यों करना पड़ रहा है? क्या चीज इसे पीछे रखती है? अच्छा सवाल है। क्विक हिंट, मुख्य कारण है कई रूट्स पर धीमा ट्रांजिट टाइम, डोर टू डोर कनेक्टिविटी की कमी, लास्ट माइल प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स और रोड रेल की स्थापित सुविधा और नेटवर्क। हाँ, ये सब बातें हैं। 2. नदियों में सिल्टेशन जैसी नेचुरल चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सिल्ट का क्या करें? क्विक हिंट, सॉल्यूशंस में अपस्ट्रीम में बेहतर वाटरशेड मैनेजमेंट ताकि सिल्ट का बहाव कम हो, एडवांस्ड और इको फ्रेंडली ड्रेजिंग मेथड्स का इस्तेमाल, कम ड्राफ्ट वाले वेसल्स डिजाइन करना जिन्हें कम पानी की गहराई चाहिए, और शायद ड्रज किए गए मटेरियल का प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना शामिल हो सकता है। ठीक है। 3. प्राइवेट सेक्टर को IWT डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए कैसे एनकरेज किया जा सकता है? प्राइवेट पैसा कैसे आए? क्विक हिंट, ज्यादा स्पष्ट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाकर, प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी बेहतर सुनिश्चित करके, शायद सब्सिडीज या वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए, रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करके और आकर्षक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल्स बनाकर। PPP मॉडल जरूरी है। हमारी नदियों में ट्रांसपोर्ट की अपार संभावनाओं और उन बाधाओं के बारे में सोचिए। इन शॉर्ट, भारत में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का पोटेंशियल जबरदस्त है। ये सस्ता है, ग्रीन है और बल्क सामान के लिए परफेक्ट है। लेकिन इस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सिल्टेशन जैसी नेचुरल चैलेंजेस और इन्वेस्टमेंट जैसे हर्डल्स को सिस्टमैटिकली एड्रेस करना होगा। ये एक सफर है। इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी इन हिमालयस। हमारा आज का आखिरी टॉपिक हमें फिर से पहाड़ों और टूरिज्म पर लाता है, लेकिन एक खास कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हुए। The states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand are reaching the limits of ecological carrying capacity due to tourism. Critically evaluate. 2015 ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन ज्योग्राफी टर्शरी सेक्टर। ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या हिमालयन स्टेट्स जैसे JNK, हिमाचल, उत्तराखंड में
टूरिज्म इतना बढ़ गया है कि वहां का एनवायरनमेंट अब और दबाव नहीं झेल सकता। इसी लिमिट को इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। बेसिकली प्रकृति कितना बोझ उठा सकती है टूटने से पहले। अगर नंबर्स देखें, जेएनके में 2024 में 2.3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए। हिमाचल में भी लाखों लोग आते हैं। तो क्या ये रीजन्स अपनी लिमिट्स तक पहुंच रहे हैं? चलिए इवैल्यूएट करते हैं। हाँ, इसके साइंस या इंडिकेटर्स क्या हैं कि ये स्टेट्स अपनी इकोलॉजिकल लिमिट्स तक पहुंच रहे हो? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, होटल्स, रिजॉर्ट्स, सड़कों और दूसरे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे इन फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स में फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। हाँ, ये तो दिखता है। सॉइल इरोजन, ढलानों पर अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन और ट्रेल्स पर भारी फुट ट्रैफिक से मिट्टी को नुकसान पहुंचता है और लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ता है। वाटर पोल्यूशन, होटल्स और टूरिस्ट एक्टिविटीज से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक्स और सीवेज के इम्प्रॉपर डिस्पोजल से साफ सुथरी नदियां और झीलें प्रदूषित हो रही हैं। उफ, ये तो बहुत बुरा है। एयर पोल्यूशन, पॉपुलर टूरिस्ट टाउन्स में गाड़ियों का ट्रैफिक बढ़ने से हवा की क्वालिटी खराब हो रही है, खासकर संतरी पहाड़ी घाटियों में। सोचिए, एक खूबसूरत हिमालयन वैली में स्मॉग, रिसोर्स स्ट्रेन, वाटर सप्लाई। पीक टूरिस्ट सीजन में पानी की डिमांड अक्सर अवेलेबल सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, जिससे लोकल्स और टूरिस्ट दोनों को पानी की कमी झेलनी पड़ती है। शिमला वाटर क्राइसिस इसका एक जाना माना उदाहरण है। हाँ, शिमला वाला केस तो सुना था। वेस्ट मैनेजमेंट, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिस्ट द्वारा जनरेट किए गए कचरे की भारी मात्रा से निपटने में संघर्ष कर रहा है, जिससे सीनिक एरियाज में कचरे के ढेर लग रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, छुट्टियों के दौरान सड़कें ट्रैफिक जैम से भर जाती हैं, जिससे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। नेचुरल रिसोर्सेज, टूरिज्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर पानी, लकड़ी, जमीन जैसे लोकल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी लॉस, कंस्ट्रक्शन और बढ़ती इंसानी मौजूदगी से नेचुरल हैबिटेट्स नष्ट हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट कॉरिडोर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और एल्पाइन मेडोज जैसे सेंसिटिव इकोसिस्टम्स डिग्रेड हो रहे हैं। सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, हालांकि टूरिज्म से इनकम आती है, ये ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स पर दबाव डाल सकता है, लोकल्स के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा सकता है और कभी-कभी इकोनॉमिक बेनिफिट्स सबको बराबर नहीं मिलते। तो साइंस तो साफ है कि कई पॉपुलर जगहों पर दबाव बहुत ज्यादा है। आगे का रास्ता क्या है? क्या सॉल्यूशंस हैं? हाँ, रास्ता सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में है। सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस सेंसिटिव एरियाज के लिए कैरिंग कैपेसिटी लिमिट्स लागू करना और एनफोर्स करना, साइंटिफिकली तय करना कि बिना इरिवर्सिबल डैमेज के कितने विजिटर्स को इजाजत दी जा सकती है, नंबर्स मैनेज करने होंगे। सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस, इको टूरिज्म और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के सिद्धांतों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, टूरिस्ट को एजुकेट करना कि वो अपना इम्पैक्ट कैसे कम करें, लीव नो ट्रेस। हाँ, अवेयरनेस जरूरी है। ऑल्टरनेटिव टूरिस्ट सर्किट्स डेवलप करना और प्रमोट करना ताकि दबाव ओवरक्राउडेड हॉटस्पॉट से हटकर दूसरी जगहों पर बट जाए। टूरिस्ट को फैलाना होगा। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, कलेक्शन, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग को मजबूत करना और पोल्यूशन के खिलाफ रेगुलेशंस को सख्ती से लागू करना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जैसी संस्थाओं की गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है। बैलेंस की है टूरिज्म के इकोनॉमिक बेनिफिट्स और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की जरूरत के बीच एक सस्टेनेबल बैलेंस बनाना। प्रसाद और स्वदेश दर्शन जैसी सरकारी स्कीम्स को टूरिज्म पोटेंशियल डेवलप करने के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देनी चाहिए। सही है, बैलेंस जरूरी है। अब इस क्रिटिकल मुद्दे पर कुछ सवाल। 1. इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए असल में क्या मायने रखता है? इसका असली मतलब क्या है? क्विक हिंट, ये विजिटर यूज और उससे जुड़े डेवलपमेंट के उस मैक्सिमम लेवल को रेफर करता है जिसे कोई एरिया, एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज या लोकल कल्चर को अनएक्सेप्टेबल तरीके से डिग्रेड किए बिना संभाल सकता है। ये लिमिट्स जानने के बारे में है। बिल्कुल। टूरिज्म के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को एनवायरमेंटल कॉस्ट्स के सामने कैसे बैलेंस किया जा सकता है? ये बैलेंस कैसे बनाएं? क्विक हिंट, स्ट्रैटेजीज में इको टैक्सेस लागू करना जिसका रेवेन्यू कंजर्वेशन में जाए, लो इम्पैक्ट टूरिज्म मॉडल्स जैसे बड़े होटल्स की जगह कम्युनिटी होम स्टेज प्रमोट करना, लोकल कम्युनिटीज के साथ बेनिफिट शेयरिंग सुनिश्चित करना और टूरिज्म बिजनेसेस के लिए सख्त एनवायरमेंटल रेगुलेशंस शामिल हैं। हाँ, इको टैक्स एक अच्छा आइडिया हो सकता है। 3. ऑल्टरनेटिव टूरिस्ट सर्किट्स डेवलप करने से मेन टूरिस्ट स्पॉट्स पर दबाव कैसे कम हो सकता है? डाइवर्सिफिकेशन कैसे हेल्प करता है? क्विक हिंट, ये टूरिस्ट्स को एक ज्यादा बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे पॉपुलर लोकेशंस पर भीड़ और एनवायरमेंटल स्ट्रेस कम होता है। इससे कम जानी मानी जगहों को भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे ज्यादा इक्विटेबल डेवलपमेंट होता है। लोड बैलेंसिंग बेसिकली। ठीक है, समझ गया। चलिए, इन खूबसूरत लेकिन नाजुक हिमालयी क्षेत्रों की रक्षा के लिए जरूरी सावधानी पूर्वक संतुलन के बारे में सोचें। इन शॉर्ट, हिमालयन स्टेट्स में टूरिज्म का बढ़ता दबाव निस्संदेह एनवायरनमेंट की लिमिट्स को परख रहा है, जिसके नतीजे दिख रहे हैं। समाधान सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाने, रेगुलेशंस लागू करने, कैरिंग कैपेसिटी का आकलन करने और भविष्य के लिए इन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए डेवलपमेंट कंजर्वेशन बैलेंस बनाने में है। रिकैप एंड एक्टिव रिकॉल,
तो ये थी हमारी गहरी चर्चा कुछ की ज्योग्राफी टॉपिक्स पर जो टर्शरी सेक्टर से जुड़े हैं, और हमने यूपीएससी क्वेश्चंस को गाइड की तरह इस्तेमाल किया। हमने देखा कैसे ट्रेड रूट्स, माउंटेन एनवायरनमेंट्स, नेविगेशन टेक, रिवर ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म सब एक दूसरे से जुड़े हैं और इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों पर असर डालते हैं। चलिए, इंडियन ज्योग्राफी टर्शरी सेक्टर के इंटरसेक्शंस पर हुई हमारी चर्चा के मेन टेकअवेज को जल्दी से रिकैप करते हैं। स्ट्रेट्स एंड इस्थमस, महत्वपूर्ण ट्रेड शॉर्टकट्स, मलक्का, पनामा, जो ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स, हॉर्मूज भी हैं, जहां सिक्योरिटी रिस्क्स हैं। ज्योग्राफी ट्रेड को शेप करती है। माउंटेन रेस्टोरेशन, नाजुक हिमालयस को डेवलपमेंट टूरिज्म इम्पैक्ट से बचाने के लिए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल टूरिज्म, कैरिंग कैपेसिटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, JFM और टेक्नोलॉजी GIS की जरूरत है। IRNSS, नाविक, भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, बेहतर रीजनल एक्यूरेसी सुनिश्चित करता है और डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस में मदद करता है। आत्मनिर्भर सफलता, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, भारत में इसका जबरदस्त पोटेंशियल है, सस्ता, ग्रीन, बल्क कार्गो, लेकिन हर्डल्स भी हैं, सिल्ट, इंफ्रा गैप्स। सरकारी पहल सागरमाला इसे अनलॉक करने का लक्ष्य रखती है। हिमालयन कैरिंग कैपेसिटी, टूरिज्म बूम हिमालयी एनवायरमेंटल लिमिट्स पर दबाव डाल रहा है। सस्टेनेबल टूरिज्म, रेगुलेशंस और बैलेंस जरूरी है। बढ़िया। अब टाइम है एक क्विक रिकॉल चैलेंज का। देखते हैं कितना याद रहा। 1. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? उसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्विक रिकॉल, क्योंकि दुनिया का लगभग 30% सीबॉर्न ऑयल ट्रेड वहीं से गुजरता है, जो इसे वर्ल्ड एनर्जी सप्लाई के लिए क्रिटिकल चोक पॉइंट बनाता है। याद है। हाँ। 2. माउंटेन इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने के लिए लोकल कम्युनिटीज को शामिल करना क्यों जरूरी है? लोकल्स का रोल। क्विक रिकॉल, उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होता है और उनकी भागीदारी कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए ओनरशिप और लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस सुनिश्चित करती है, प्रभावी और टिकाऊ। सही। 3. IRNSS नेविक इस्तेमाल करने का एक बड़ा नॉन मिलिट्री बेनिफिट बताइए। सिविलियन यूज बताओ। क्विक रिकॉल, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत मदद करता है। अर्ली वार्निंग्स, रिलीफ कोऑर्डिनेशन या ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स में एफिशिएंसी बढ़ाता है। व्हीकल ट्रैकिंग, कई यूजेस हैं। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पॉइंट अहम है। 4. भारत में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एक बड़ी फिजिकल चुनौती क्या है? एक नेचुरल प्रॉब्लम। क्विक रिकॉल, नदियों के जल स्तर में महत्वपूर्ण सीजनल वेरिएशन या सिल्टेशन की लगातार समस्या, जो नेविगेशन डेप्थ को कम कर देती है, प्रकृति चुनौतियां देती है। हाँ, सिल्टेशन एक बड़ी दिक्कत है। 5. एक साफ दिखने वाला संकेत बताइए कि कोई टूरिस्ट स्पॉट अपनी इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी को पार कर रहा हो सकता है। वार्निंग साइन क्या है? क्विक रिकॉल, दिखने वाले संकेतों में जल निकायों में बढ़ता प्रदूषण, कंस्ट्रक्शन के लिए व्यापक डिफॉरेस्टेशन या टूरिस्ट टाउन्स में पुरानी ट्रैफिक जैम्स और कचरे का जमाव शामिल हैं। हालात बिगड़ने लगते हैं। बिल्कुल। 6. अपने शब्दों में बताइए, इन सभी टॉपिक्स का ज्योग्राफी और डेवलपमेंट के संबंध में कॉमन लिंक क्या है? कनेक्शन क्या है? क्विक रिकॉल, ये सब दिखाते हैं कि कैसे जियोग्राफिक फीचर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रेड, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट को इनेबल करते हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट अनसस्टेनेबल हो तो वही जियोग्राफिक फीचर्स और एनवायरनमेंट बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। एक नाजुक संतुलन जरूरी है। बहुत अच्छे। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क। अपने शब्दों में समझाइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोर आइडिया इन एग्जाम्पल्स में कैसे दिखता है जो हमने डिस्कस किए हैं। आज की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य से समझौता ना करने के बारे में सोचिए। और एक फाइनल चैलेंज, अपने आसपास देखिए, क्या कोई लोकल एनवायरमेंटल इशू है जो किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, शायद कंस्ट्रक्शन, कोई नई सड़क या लोकल टूरिज्म की वजह से हो रहा है। उस पर थोड़ी रिसर्च कीजिए और सोचिए कि वहाँ क्या सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लागू किए जा सकते हैं। जो सीखा उसे अप्लाई कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।